नमस्कार। SYBA की सभी छात्राओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है वह टॉपिक है भाषा की परिभाषाएं। जो पेपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पेपर का शीर्षक है भाषा। इसलिए भाषा मानव समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी आज के जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोगों को लेना है। सबसे पहले भाषा की परिभाषा के संदर्भ में हमें जानकारी लेना है कि अलग अलग विद्वानों ने, संस्कृत विद्वान, उसके बाद भारतीय विद्वानों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अपने अपने विचारों को उन्होंने हमारे सम्मुख रखा है। सबसे पहले भाषा की परिभाषाएं देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि भाषा हमारे लिए कितनी उपयोगी और कितनी महत्वपूर्ण है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसे एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना पड़ता है। मनुष्य सामाजिक जीवन में परस्पर एक दूसरे से अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है। इस कारण भाषा शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि वह कोई संकेत जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपना मंतव्य दूसरे व्यक्ति पर स्पष्ट कर सके वह भाषा है। अर्थात भाषा के अंतर्गत विविध प्रकार के संकेत सम्मिलित है, जैसे कि अंग प्रत्यंगों, आँख, कान, मुंह आदि के अतिरिक्त चेहरे के हावभाव, हाथ हिलाना, छड़ियाँ हिलाना आदि इशारे भी सम्मिलित है। भावाभिव्यक्ति के समस्त साधनों को सामान्यतः भाषा कहा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने विचारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा की परिभाषा अनेक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय तथा पाश्चात्य भाषाओं को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। भाषा की परिभाषा को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनमें पर्याप्त मतभेद है। किसी विद्वान की परिभाषा को सर्वसम्मत नहीं कहा जा सकता। यहाँ कुछ प्रसिद्ध भाषा विद्वानों की भाषा की परिभाषा है जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनकी परिभाषा इस तरह है: भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है जो सांकेतिक न होकर शाब्दिक होती है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के बाद डॉक्टर देवीशंकर द्विवेदी ने भाषा को परिभाषित किया है। उनकी परिभाषा देखिए: भाषा यादृच्छिक वाक् प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। इस परिभाषा में निम्नलिखित तथ्य उभर कर आते हैं। 1. भाषा एक व्यवस्था है। 2. भाषा वाक् प्रतीकों की व्यवस्था है। 3. ये वाक् प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। 4. भाषा के माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। तीसरी परिभाषा डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है। उनकी परिभाषा है: जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं। यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। इस परिभाषा को और भी अधिक स्पष्ट किंतु संक्षिप्त करते हुए डॉक्टर शर्मा लिखते हैं: उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। इसके उपरांत डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भाषा को परिभाषित किया है। उनकी परिभाषा है: भाषा वैज्ञानिक विशिष्ट अर्थ में वाणी द्वारा प्रयुक्त ऐसी ध्वनि
जो अंधे द्वारा विश्लेषण में आ सके और जिसके द्वारा इधर उधर हेरफेर से अन्य शब्द बन सके, वह भाषा कहलाती है। पीढ़ी गुणे की परिभाषा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इसके बाद सुकुमार सेन ने भाषा को परिभाषित किया है अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने या फिर आचार्यों ने भाषा को अपनी तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। पाणिनि ने भाषा शब्द भास धातु से निष्पन्न माना है। भास धातु का पाणिनि ने अर्थ दिया है। भास व्यक्तायावाची अर्थात व्यक्तवाणी के अर्थ में भास धातु प्रयुक्त होती है। अर्थ यह हुआ कि मनुष्य की व्यक्तवाणी को ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार पाणिनि ने वाणी के दो रूपों की कल्पना की है, एक अव्यक्त वाक, दो व्यक्त वाक। पशु पक्षियों या मानवेतर प्राणियों की वाणी को अव्यक्तवात कहा है और मनुष्य की वाणी को व्यक्तवाक कहते हैं। सारांश यह है कि मनुष्य के भावों की व्यक्तवाणी द्वारा अभिव्यक्ति भाषा है। इस प्रकार भाषा को कई भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इस तरह से संस्कृत और हिंदी विद्वानों ने अपनी अपनी ओर से भाषा को परिभाषित किया है। कई तरह के मतभेद उनके अंदर हम लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन अपने विचारों को उन्होंने हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि आखिर भाषा को क्या कहा जाता है और भाषा मनुष्य जाति और समाज के लिए कितनी उपयोगी है, इसकी जानकारी उन्होंने हमें देने का प्रयास किया है। इसके उपरांत हमें भाषा की विशेषताएं या फिर भाषा की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी लेना है। कुल मिलाकर 23-24 भाषा की प्रवृत्तियां हैं, उसे विशेषता भी कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। यहाँ भाषा संबंधी जिन विशेषताओं की चर्चा की जा रही है, उनका संबंध किसी भाषा विशेष से न होकर भाषा मात्र से है। भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे प्रथम भाषा की विशेषता है भाषा सर्वोत्तम ज्योति है। अभी भाषा कैसे सर्वोत्तम ज्योति है, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाषा को ज्योति कहा गया है। भाषा रूपी ज्योति मानव के हृदय के अंधकार को दूर करती है। यह ज्योति ही विश्व के समस्त मानवों को ज्ञान का रास्ता दिखाती है। अगर भाषा न होती तो मानव की क्या दयनीय स्थिति होती, इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। भर्तृहरि ने कहा है कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है। आचार्य दंडी का मत है कि यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में न जलती तो संसार में चारों ओर अंधेरा ही रहता। भाषा की दूसरी विशेषता है भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। भाषा समन्वय सूत्र है, उसमें संसार को एक सूत्र में बांधने की शक्ति है। समाज भिन्न होते हुए भी भाषा के कारण एकत्व की अनुभूति कराता है। विश्व भाषा विश्व मानव को एक सूत्र में समन्वित कर विश्व बंधुत्व का भाव जागृत करती है। ऋग्वेद में भाषा को राष्ट्र निर्मिति कहा है। भर्तृहरि ने भाषा को विश्व बंधिनी कहा है, मतलब विश्व को जोड़ने वाली। इस तरह से दूसरी प्रवृत्ति भाषा के बारे में हम लोग बता सकते हैं। भाषा की तीसरी प्रवृत्ति है भाषा अर्जित संपत्ति है। व्यक्ति समाज का अंग है, वह समाज में रहकर ही भाषा को अर्जित करता है। इस कार्य हेतु माता पिता तथा समाज के अन्य व्यक्ति उसके आदर्श है। मानव शरीर के साथ भाषा भी जन्म से नहीं आती। भाषा को समाज से समीपस्थ वातावरण से
एवं वर्गीयों एवं साथियों में से सीखा जाता है। भाषा के अर्जन में मनुष्य अपनी अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार बाल्यकाल से भाषा को अर्जित करता है। मनुष्य बचपन में एक एक शब्द को कई बार बोलकर समझकर सीखता है। वही शब्द आगे चलकर उसकी पूंजी बन जाती है। भाषा और धन क्षण और कण को पकड़ने से ही प्राप्त होते हैं। क्षण त्यागने पर भाषा और विद्या नहीं आएगी। कण त्यागने से कभी धन एकत्र नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि भाषा ईश्वर निर्मित नहीं है। यदि होती तो संसार में असंख्य भाषाएं न होती। अतः भाषा अर्जित संपत्ति है। चौथी विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसमें कहा गया है कि भाषा मनुष्य को जन्म के साथ नहीं मिलती। भाषा लेखक पैतृक परंपरा के रूप में नहीं मिलते हैं। अर्थात पुत्र को पिता की भाषा पत्रदाय के रूप में अनायासिक प्राप्त नहीं होती। भाषा सीखनी पड़ती है। यदि किसी भारतीय बच्चे को जापान में 2-3 वर्ष की अवस्था में ही छोड़ा जाए तो वह अपनी भारतीय भाषा न समझकर स्वाभाविक रूप से जापानी ही बोलेगा। इसी प्रकार अगर छोटे बच्चे को 4-5 साल भेड़ बकरियों के बीच छोड़ा जाए तो वह बड़ा होकर भेड़ बकरियों की तरह ही आवाज़ निकालेगा। यदि भाषा पैतृक होती तो बच्चा जंगल में रहकर भी अपने माता पिता की भाषा बोल लेता। पर देखा गया है कि जंगल में छोड़े गए बच्चे कुछ भी बोलने में असमर्थ रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा पैतृक या जन्म सिद्ध नहीं है। पांचवी विशेषता है भाषा सर्वशक्ति संपन्न है। भाषा को संसार की महान वस्तु माना जाता है। भाषा निष्प्राण समाज में प्राण फूंक देती है और क्रांति कर देती है। ऋग्वेद में भाषा को सर्वगामी शक्ति बताया गया है। इसे विश्व की रचना का श्रेय दिया जाता है। भाषा जनजीवन में समाविष्ट होकर जीवित रहती है। छठी विशेषता है भाषा सर्वव्यापक है। मनुष्य के सारे कार्य भाषा द्वारा ही होते रहते हैं। मानव का मूल आधार भाषा ही है। भाषा का आंतरिक और बाह्य कार्य भाषा के द्वारा ही मानव का आंतरिक और बाह्य कार्य भाषा के द्वारा ही संपन्न होता है। ज्ञान, धर्म, दर्शन, आचार, विचार, विवेक सभी का आधार भाषा ही है। भर्तृहरि ने सभी लौकिक कार्यों का आधार भाषा को माना है। संसार का हर प्रकार का ज्ञान भाषा से प्राप्त होता है। ज्ञान से ही सब काम होते हैं। अतः भाषा सर्वव्यापक है। सातवीं विशेषता है भाषा विराट और विश्वकर्मा है। भाषा का स्वरूप इतना विशाल है कि उसे ब्रह्म के समान विराट माना जाता है। संसार की समस्त भाषाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ज्ञान विज्ञान के कोई अंश नहीं जो भाषा में सम्मिलित न हो। भाषा में संसार का संपूर्ण साहित्य सम्मिलित है। इसी कारणवश शतपथ ब्राह्मण में भाषा को विराट कहा गया है। यजुर्वेद में भाषा को विश्वकर्मा नाम दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भाषा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वाणी मतलब भाषा के द्वारा विश्व के सभी कार्य किए जाते हैं। आठवीं विशेषता है भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। जिस प्रकार मनुष्य के जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिस प्रकार नदियों का पानी निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार भाषा भी निरंतर अविच्छिन्न रूप से प्रवाहमान होती रहती है। नदी में रुकावट या विच्छेद नहीं होता, उसी प्रकार भाषा भी नित्य नूतन होती है। जिस प्रकार भाषा भी कभी क्षीण नहीं होती, भाषा की धारा निरंतर प्रवाहमान है। यह धारा न कभी टूटती है न सूखती है।
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में बहती चली आ रही है। भाषा तब से चली आ रही है जब से मानव ने जन्म लेकर अपनी बुद्धि शक्ति से उसका सृजन किया, और तब तक चलेगी जब तक धरती पर मानव समूह का अस्तित्व रहेगा। नवी विशेषता है भाषा की। भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा के स्वरूप पर विचार करने से ज्ञात होता है कि भाषा परंपरा से मनुष्य को प्राप्त होती है और वह वंश परंपरा से अग्रसर होती हुई चली जाती है। संस्कृत भाषा सहस्र वर्षों से परंपरा से चली आई है। हिंदी, मराठी, बांग्ला, पंजाबी परंपरा से चली आ रही है। भाषा किसी एक पीढ़ी की रचना नहीं है। भाषा मनोरम होने के साथ हृदय पक्ष को प्रभावित करती है। जिस प्रकार नदी की गतिशीलता नदी के जल को पवित्र एवं शुद्ध रखती है, उसी प्रकार भाषा की गतिशीलता भी भाषा को पवित्र रखती है। भाषा की 10वीं विशेषता है भाषा सामाजिक वस्तु है। अभी देखना है कि भाषा कैसे सामाजिक वस्तु है। मनुष्य भाषा का अर्जन समाज से करता है। जिस प्रकार मनुष्य समाज से वेशभूषा, उठना बैठना, खाना पीना आदि की प्रारंभिक शिक्षा लेता है, उसी प्रकार समाज से ही भाषा भी सीखता है। भाषा का सामाजिक व्यवहार या प्रयोग बंद होने पर भाषा मर जाती है। भाषा समाज से उत्पन्न होती है। मनुष्य भाषा को अपने साथियों से सीखता है और अपनी ज्ञान राशि तथा शब्दकोश बढ़ाता है। मनुष्य को भाषा समाज की देन है। इसी कारण भाषा को सामाजिक वस्तु माना जाता है। 11वीं विशेषता है भाषा मानव की अदाम निधि है। भाषा मानव महत्व का अक्षय कोश है। वही मानवतावादी पूंजी है। मानव समाज का चिर संचित कोश है, जिसको लेकर भावी पीढ़ी अपना काम चलाती है। मनुष्य ने सृष्टि के आरंभ से आज तक जो कुछ सोचा, समझा, देखा, अनुभव किया है, उसका संकलन भाषा के रूप में आज प्राप्त है। यह एक बहुमूल्य निधि है। इसकी रक्षा अगली पीढ़ी करती है। भाषा मानव जाति का सार और सर्वस्व है। ऋग्वेद में भाषा को अमृत की नाभि मतलब केंद्र और देवों की जिह्वा कहा गया है। 12वीं भाषा की विशेषता है भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। मनुष्य अपने विचार 2 प्रकार से संप्रेषित करता है, एक संकेतों द्वारा, 2 वाणी द्वारा। कुछ कहकर संकेतों को भाषा विज्ञान सम्मत भाषा की संज्ञा प्राप्त ही नहीं है। भाषा का प्रारंभिक रूप उच्चरित या मौखिक भाषा द्वारा ही संप्रेषित कर पाता है। जब तक मनुष्य ने इसी मौखिक रूप से संप्रेषण का काम लिया और आज भी तब तक बात को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना अनिवार्य ना हो, मनुष्य मौखिक रूप से भी अपनी बात प्रकट कर सकता है। भाषा के द्वारा सूक्ष्मतम भावों को, अमूर्त भावों को बोलकर या साथ व्यक्त कर सकते हैं, उतना अन्य किसी प्रकार से नहीं। इस तरह से आज हम लोगों ने भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषता या फिर भाषा की प्रवृत्तियों पर चर्चा किया। कुल मिलाकर 7-8 भाषा की विशेषताएं, कुल मिलाकर 7-8 भाषा की परिभाषा और उसके बाद भाषा की 12 विशेषताओं के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी की जो परिभाषाएं है, बाकी की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर 23-24 भाषा की प्रवृत्तियाँ मानी गई है। आज के लेक्चर में यहीं पर हम लोग रुकते हैं। कल फिर से
अगली जो उसकी विशेषता है उस विशेषता पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।